सो वन वी हैव द PR फॉर्म एंड अनदर वी हैव इज द PFR फॉर्म, ठीक है। और ये जो दोनों फॉर्म्स होती हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल इन नेचर, दोनों इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। अब क्या होता है कि ये वाली जो फॉर्म है जब लाइट आएगी इस पर तो PR फॉर्म कन्वर्ट होने लग जाती है, मतलब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ लिख सकते हो आप रेड लाइट, तो PR फॉर्म कन्वर्ट होने लग जाती है इनटू PFR फॉर्म। और ये जो प्रोसेस होता है वो लिटिल फास्ट होता है। और रात में क्या होता है कि ये PFR फॉर्म PR में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, पर ये वाला जो साइड होती है दिस इज अ लिटिल स्लो। तो मैंने बोला है लॉन्ग डे, तो लॉन्ग डे में जितना भी मेरा PR होगा वो सारा किस में कन्वर्ट होगा PFR में। तो इसका मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स में आपको PFR देखने को मिलती है विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम। तो इसलिए हम PR और PFR फॉर्म को ऐसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फाइटोक्रोम्स क्या है, फोटो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं रेड और फार रेड लाइट को। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो रेड की वेवलेंथ कितनी होती है, अराउंड एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट, और इनमें रेड की और फार रेड की आप देखोगे 600 से 750 नैनोमीटर तक आप बोल सकते हो ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं मेनली। दे कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब इन द रेंज ऑफ 350 टू 500 नैनोमीटर विच इज़ ब्लू लाइट की। ब्लू लाइट का भी कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन, बट मेनली किसका कर सकते हैं, रेड और फार रेड का मेनली ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। Let's talk about the structure of phytochrome. Now, phytochrome is a dimer, ठीक है। ये एक हमारे पास डाइमरिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो इक्विवेलेंट सब यूनिट्स होती हैं एंड ईच सब यूनिट, हर एक जो सब यूनिट होता है सेम वे जैसे मैंने पहले बताया, उसके पास एक लाइट एब्जॉर्बिंग रीजन होगा, पिगमेंट होगा, ठीक है, लाइट एब्जॉर्बिंग रीजन, प्लस उसके पास एक पिगमेंट मॉलिक्यूल होगा। उस पिगमेंट मॉलिक्यूल का हम नाम बता चुके हैं कि दिस इज व्हाट, दैट इज क्रोमोफोर। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारा क्रोमोफोर प्रेजेंट नहीं है ना तो इसको हम सिंपली एपोप्रोटीन ही बोल देते हैं। तो इसके लिए क्रोमोफोर बहुत नेसेसरी है, इसके साथ मिलके ही इट कैन मेक अ होलो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं तो जैसे कि मैंने बोला दिस इज डाइमरिक इन नेचर, तो इसके पास दो यूनिट्स होंगी, ठीक है। एक हमारा एन टर्मिनल होगा, एक हमारा सी टर्मिनल होगा, ठीक है। अब जो आपका एन टर्मिनल है इट कंसिस्ट ऑफ पास डोमेन, वन गैप डोमेन एंड वन फाई डोमेन। पास, गैप और फाई डोमेन। और सी टर्मिनल वाला कंसिस्ट ऑफ अ PRD डोमेन, अगेन वन PRD डोमेन एंड अगेन वन HKRD डोमेन। अब ये सारे जो हैं ये आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। एंड दे बोथ आर कनेक्टेड, सॉरी पता नहीं इसमें क्या ग्लिच है, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड थ्रू हिंज रीजन। तो ऐसे ही हमारे पास एक ये पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है और एक ये पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। और अगर मैं बताऊं कि आपका ये क्रोमोफोर है ये कहाँ पे अटैच होता है, तो गैप वाली साइड पे इसके सिस्टीन रेजिड्यू के साथ हमें क्रोमोफोर अटैच मिलता है, ठीक है। तो ये जो मेरा है दिस इज माय सेंसरी डोमेन, ये वाला पार्ट मेरा है सेंसरी डोमेन, और ये वाला जो मेरा पार्ट है दिस इज रेगुलेटरी डोमेन। जैसे कि हम बैक्टीरिया में 2 कंपोनेंट सिस्टम देखते हैं तो वैसे ही है, एक सेंसरी डोमेन हो गया और एक रेगुलेटरी होगा। तो इसीलिए हम किसका स्ट्रक्चर मेनली स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोफोर है इसका आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट कैन बी द क्वेश्चन। ये जो आपका क्रोमोफोर है जब इसकी स्टडी की गई थी तो इसका स्ट्रक्चर कुछ टेट्रापायरोल जैसा देखा गया था, और इसका स्ट्रक्चर टेट्रापायरोल जैसा है कि लीनियर टेट्रापायरोल जैसा, ये काफ़ी बार CSIR में भी पूछा गया है कि
क्रोमोफोर किसको रिसेंबल करता है? इट रिसेंबल अ टेट्रा पायरोलिनियर स्ट्रक्चर। इसी की वजह से कई बार इसको हम एक और नाम दे देते हैं, फाइटोक्रोमोबिलिन। So if in exams they ask you about what is phytochromobilin, so don't get confused, it is just the another name for the chromophore, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा क्या सिनेरियो है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा फाइटोक्रोम है, कि जो हमारा फाइटोक्रोम है उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक उसकी पीआर फॉर्म है और एक उसकी पीएफआर फॉर्म है। और ये भी मैंने बताया कि जो पीएफआर फॉर्म होती है ये हमारी एक्टिव फॉर्म होती है और जो पीआर फॉर्म होती है ये हमारी इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो क्या होता है कि दिस पीएफआर फॉर्म न्यूक्लियस में जाएगी जब ये एक्टिव होएगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी इसने ट्रांसक्रिप्शन करवाना होगा, जो भी इसने फंक्शंस करवाने होंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन करवाना होगा, वो ये करवा देगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये वाला आपका सेंसरी डोमेन वाला सेंस करता है, तो ये जो आपको पीआरडी सीक्वेंस दिख रही है, व्हाट इज दिस पीआरडी सीक्वेंस? दिस पीआरडी सीक्वेंस act as NLS, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। तो क्या है कि जब भी आपका पीएफआर वाली फॉर्म में आ जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद पीआरडी डोमेन क्या करेगी? हेल्प करेगी आपके पीएफआर को न्यूक्लियस में लेकर जाने का, ठीक है। सो पास गैप फाई हमने देखा, पास गैप फाई डोमेन कॉम्प्राइजेज द क्रोमोफोर डोमेन, इसके पास एक क्रोमोफोर डोमेन रहता है। सी टर्मिनल को और एन टर्मिनल को सेंटर में आप देखते हो एक हिंज रीजन है जो कि इनको ज्वाइन करता है, और इसी हिंज रीजन के डाउनस्ट्रीम आप देख सकते हो आपके पास पीआरडी डोमेन प्रेजेंट है जो कि पीएफआर की टारगेटिंग करवाता है न्यूक्लियस तक, और न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की तरह ये काम करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा इसी चीज़ पे फोकस करें, दिस वन, तो अगर आप देखो कि पीएफआर फॉर्म आपको किस में देखने को मिलेगी? पीएफआर फॉर्म जो है हमारी एक्टिव फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया कि डार्क में यहाँ पे ऐसे कन्वर्शन होता है, और जब लाइट होती है तो यहाँ पे इधर को कन्वर्शन होता है, ठीक है। ये आपकी इनएक्टिव फॉर्म होती है और ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, यही हमने किया। अब इसी चीज़ को हम फोटो रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। हम एक बाद में टेबल बनाएंगे जिसमें हम फोटो रिवर्सिबिलिटी देखेंगे, किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती। सो फोटो रिवर्सिबिलिटी इज कि ये जो कन्वर्जन हो रही है, इंटर कन्वर्जन पीआर की पीएफआर फॉर्म से, फिर पीएफआर की पीआर फॉर्म से, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? फोटो रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि फाइटोक्रोम के टाइप्स। अब फाइटोक्रोम्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, okay, so now let's start about phytochrome types. So we have A, B, C, D and E. तो हमारे पास 5 तरह के फाइटोक्रोम्स होते हैं, A, B, C, D, E, ठीक है। और इसके बीच में जो A वाला पार्ट होता है ना, इसके बीच में जो A वाला पार्ट होता है ना, ये डार्क स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ डार्क स्टेबल है उसमें कौन सी फॉर्म आपको एक्टिव दिखेगी? उसमें आपको पीआर फॉर्म दिखेगी। और ये जो B, C, D एंड E है ना, ये सारे आपके लाइट स्टेबल हैं। इसका मतलब कि ये लाइट में काम कर सकते हैं और इनके अंदर PFR फॉर्म देखने को मिलती है। सो दे आर लाइट स्टेबल, दे हैव द PFR फॉर्म। और फाइटोक्रोम A के पास PR फॉर्म ही होती है, PFR फॉर्म नहीं होती। उसके अलावा वहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल में पीआरडी डोमेन हेल्प करता है, इसमें उसकी हेल्प कोई भी नहीं करता। अगर इसको न्यूक्लियस में जाना भी है तो इसके लिए कुछ अदर फैक्टर्स, जैसे कि एक फैक्टर होता है FHY विच इज़ फेयर्ड इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल 1। तो ये जो फैक्टर है ये उसको न्यूक्लियस में लेकर जाने की हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि ये वाला फैक्टर उसको न्यूक्लियस में लेकर जाने की हेल्प करेगा। ये वाला फैक्टर कब एक्टिव होगा? जब PFR इनएक्टिव होगा, है ना।
और ये कब एक्टिव होगा, जब PR इनएक्टिव होगा। यही चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के फाइटोक्रोम्स आ जाते हैं, एक हमारे पास डार्क वाले फाइटोक्रोम्स आते हैं और एक हमारे पास लाइट में स्टेबल वाले फाइटोक्रोम्स आते हैं। टाइप A की अगर आप बात कर रहे हो, फाइटोक्रोम A की बात कर रहे हो, तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं दीज आर टाइप 1 फोटो रिसेप्टर्स फाइटोक्रोम्स, और इनको हम बोल देते हैं टाइप 2 फाइटोक्रोम्स, ठीक है। ये हमारे लाइट सेंसिटिव होते हैं और B C D E हमारे लाइट स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इनमें से अगर पूछे, नाउ द क्वेश्चन कैन कम, फाइटोक्रोम A B C D E में से आपको सबसे अबंडेंट फाइटोक्रोम कौन सा मिलता है। सो फाइटोक्रोम B इज द मोस्ट अबंडेंट फाइटोक्रोम, ये मोस्ट अबंडेंट फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम विच इज सीन इन द लाइट ग्रोन सीडलिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास करेंगे हम मोड ऑफ एक्शन की, कैसे ये हमारे पास चलता है, कैसे यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने करना है फाइटोक्रोम का मोड ऑफ एक्शन। तो अब हमने करना है मोड ऑफ एक्शन की, ये कैसे काम करता है, काम क्या करना है इसने। हमने डीइट्यूलेटेड और इट्यूलेटेड ग्रोथ देखा था, लाइट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन लाइट में जो जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को इम्प्लाई भी तो करना है। कैसे करेगा, अगर इसकी PFR फॉर्म कहाँ पे एंटर कर जाएगी, न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो उससे पहले हम करते हैं कि फाइटोक्रोम के ना नेगेटिव रेगुलेटर्स भी होते हैं और फाइटोक्रोम के पॉजिटिव रेगुलेटर्स भी होते हैं। अगर मैं इसके नेगेटिव रेगुलेटर की बात करूं तो एक तो मेरे पास होता है COP1। व्हाट इज COP1? इट इज अ काइंड ऑफ एन E3 यूबिक्यूटिन लाइगेस। और दूसरा नेगेटिव रेगुलेटर है मेरे पास SP1 एक डोमेन है जो कि बाद में इसके पास एक डोमेन होगा जो कि COP1 के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये दोनों नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव रेगुलेटर में मेरे पास HY5 आता है। जब आपके प्लांट को लाइट कंडीशंस मिलती हैं तो उसके अंदर HY5 एक्सप्रेस होता है, और जब उसको लाइट कंडीशंस नहीं मिलती तो उस टाइम पे HY5 का अमाउंट जो है वो कम रहता है। इसके अलावा आपको LAF1 दिखने को मिल जाएगा, HFR1 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दीज आर द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव रेगुलेटर्स। अब होगा क्या, थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या होने जा रहा है इधर। राइट, ओके। तो ये हमारे पास मेरा सन हो गया, दिस इज सन, ठीक है। ये आपका लाइट वाला एरिया हो गया और ये आपकी डार्क कंडीशंस रात को होगी, ठीक है। अब जब लाइट आएगी तो आपको पता है कि लाइट की फॉर्म में कौन सा हमारा एक्टिव होगा, PFR फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। PFR फॉर्म एक्टिव हो गई। अभी बताया अगर PFR फॉर्म एक्टिव है तो ये क्या करेगी, तो ये फाइटोक्रोम इनहिबिटिंग फैक्टर्स को कर देगी इनहिबिट। ये कौन से फैक्टर्स हैं, आपने अभी देखा, चाहे वो COP1 हो, चाहे वो SPA1 हो, इन सभी को ये इनएक्टिव कर देती है। और किसको एक्टिव कर देती है, ये HY5 का एक्सप्रेशन कर देती है इंक्रीज। और फिर HY5 क्या करता है, HY5 न्यूक्लियस में जाता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है और इट्यूलेटेड ग्रोथ का आपके पास इफेक्ट देखने को मिलता है। सो दिस इज इन केस ऑफ जब आपका लाइट है। तो लाइट में क्या होगा कि ये जो आपके PIF फैक्टर्स हैं जो कि नेगेटिवली उसको रेगुलेट कर रहे थे, इनकी क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन। और इनकी जब प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन हो गई तो ये जो आपके फैक्टर्स होंगे जो कि हमारे PFR के फैक्टर्स होंगे ये एक्टिव हो जाएंगे, ये हमारे जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर और क्या करेंगे, इट्यूलेटेड ग्रोथ करवाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि डार्क में क्या कंडीशंस रहती हैं। तो डार्क में क्या है,
PFR फॉर्म एक्टिव नहीं है, कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी? आपकी PR फॉर्म देखने को मिलेगी। अब ये फॉर्म हमारी क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो PIFs हैं, मतलब कि आपका COP1 हो गया और उसके साथ जो आपका SP1 है, ये दोनों क्या है? अब यहाँ पे एक्टिव हैं, दीज आर एक्टिव। और अगर ये एक्टिव हैं तो ये क्या करेंगे? अगर ये एक्टिव हैं तो ये प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन करवा देंगे। वी नो इट इज़ एन E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, राइट? तो ये आपके जो HY5 था, जो आपके पास LAF1 मैंने बोला था, HFR1 मैंने बोला था, जो कि पॉजिटिव रेगुलेटर्स थे, इन सभी की करवा देंगे प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन। और अगर इसकी प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन हो गई तो इसका मतलब COP1 और SPA1 आगे जाएंगे और PIF को करेंगे इंड्यूस। अब PF हमारे क्या हैं? दे आर इनिबिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। और ये क्या करवाएंगे? ये करवाएंगे इटियोलेटेड ग्रोथ, मतलब कि डार्क वाली ग्रोथ करवाएंगे। सॉरी, यहाँ पे डीइटियोलेटेड था। ये करवाएंगे इटियोलेटेड ग्रोथ, या फिर आप बोल सकते हो कि जो डार्क कंडीशंस में ग्रोथ हो रही थी, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, ये वो करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ रहता है कि कैसे, ये हमने समरी ही बनाई है एक तरह से, ठीक है। तो डार्क कंडीशंस में क्या होगा? लेट मी जस्ट राइट डाउन। पता नहीं क्या मेरा हाथ चल जाता है कि डार्क कंडीशन में क्या होगा और लाइट कंडीशन में क्या होगा, ये आपको पता लगना ज़रूरी है। तो हमने देखा कि डार्क कंडीशन में जो COP1 है वो कहाँ पे रहेगा? वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। और लाइट कंडीशन में COP1 कहाँ पे रहेगा? साइटोप्लाज्म में रहेगा, ठीक है। डार्क कंडीशन में COP1 कैसे काम करेगा? इट वर्क्स एज एन E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, और क्या करवा देगा? पॉजिटिव रेगुलेटर्स की करवा देगा प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन। और अगर हमारे एक्टिवेटर्स की और पॉजिटिव रेगुलेटर्स की डिग्रेडेशन होगी, देन इट मीन्स नो फोटोमॉर्फोजेनेसिस, या फिर उसका मतलब देयर विल बी स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है। और इस कंडीशन में COP1 कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और HY5 कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। और यहाँ पे हमारा देखने को मिलेगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो ये पार्ट आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं, एक तरह के रिसेप्टर्स ही होते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या क्या कवर किया कि ये क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा कि कहाँ इनका काम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फाइटोक्रोम्स के टाइप्स के बारे में देखा, लॉन्ग डे प्लांट्स वगैरह में देखा, शॉर्ट डे प्लांट्स में देखा, स्ट्रक्चर उनका स्टडी किया, फिर उनके नेगेटिव रेगुलेटर्स और पॉजिटिव रेगुलेटर्स को हमने स्टडी किया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम जो शुरू करेंगे, नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट, विच इज़ क्रिप्टोक्रोम। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिप्टोक्रोम गाइस। अब हमने पता था कि क्रिप्टोक्रोम कौन था? हमारा ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला था, है ना। सो दे वर द फोटो रिसेप्टर्स विच वर एब्जॉर्बिंग द ब्लू लाइट, ठीक है। अब ब्लू लाइट के काम देखते हैं कि ब्लू लाइट ऐसा करती क्या है। तो ब्लू लाइट का काम क्या होता है? पीछे हमने इटियोलेटेड ग्रोथ का तो डीइटियोलेटेड ग्रोथ का तो देख लिया कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में कॉटिलेडन्स ओपन हो जाएंगे, स्टेम की ग्रोथ छोटी ही रहेगी, रूट्स की ग्रोथ लंबी हो जाएगी, सेल वॉल आपकी प्रॉपरली स्टैब्लिश होगी, ठीक है। ये सब हमने देखा था। तो ब्लू लाइट क्या करवाती है? तो ब्लू लाइट भी आपके जो डार्क में चीज़ें होती हैं ना, उनको करवाने से बचाती है। जैसे कि करवाती है ये हाइपोकोटाइल इलोंगेशन नहीं होने देती,
हाइपोकोटाइल इलोंगेशन नहीं होने देती। अब आपको पता है कि हाइपोकोटाइल इलोंगेशन किसका फीचर था? इट वाज फीचर ऑफ डार्क ग्रोन प्लांट्स, तो इसको ये इनिबिट करवाती है। उसके अलावा फोटोट्रॉपिज्म में इसका प्रॉपर रोल है, फोटोट्रॉपिज्म में इसका प्रॉपर रोल है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इसका रोल देखने को मिलता है, मॉर्फोजेनेसिस में इसका रोल देखने को मिलता है। देन आप आगे पढ़ोगे कि स्टोमेटल मूवमेंट में कितनी ज़रूरी है। ब्लू लाइट की वजह से स्टोमेटल मूवमेंट होती है, क्योंकि अगर स्टोमेटा को आप रखो तो वो ब्लू लाइट के लिए बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। देन रेड के अलावा ब्लू लाइट ही है जिसको वो रिस्पॉन्ड करता है। क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट में भी ब्लू लाइट का रोल देखा गया है। तो क्रिप्टोक्रोम हमारा क्या है? तो यही लिख रही हूँ कि क्रिप्टोक्रोम हमारा क्या है। क्रिप्टोक्रोम जो कि 400 से 500 नैनोमीटर तक लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब किसको एब्जॉर्ब करता है? ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। नाउ दे आर अंडर द क्लास ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स क्रोमोफोर। अब ये भी आपको पता है कि कोई भी मेरा फोटो रिसेप्टर हो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक उसके पास लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उसके साथ मैंने बताया था कि एसोसिएटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोफोर बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका क्रोमोफोर होगा ना, पिछले वाले में जो क्रोमोफोर था वो टेट्रापायरोल था ना, फाइटोक्रोमोबिलिन था बोल रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो गैप के साथ जो है वो कनेक्टेड रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका क्रोमोफोर है दैट इज बिलोंगिंग टू फ्लेविन प्रोटीन फैमिली, तो इनकी फैमिली को ये बिलोंग करता है इनका क्रोमोफोर, ठीक है। और कौन सा है? दैट इज फ्लेविन, तो इसका क्रोमोफोर है फ्लेविन एंड टेरिन, ठीक है। फ्लेविन और टेरिन इन दोनों का क्या है? क्रोमोफोर है, एसोसिएटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपको ये देखने को मिलेंगे फर्न्स में, एल्गी में, माइस में, ह्यूमंस में। इन देम क्रिप्टोक्रोम इज सीन, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। एक स्टोरी ही है, आराम से आंखें बंद करो सुन लो। तो हमारे पास एक अरेबिडोप्सिस था, हमारे पास एक अरेबिडोप्सिस प्लांट था, और ये जो आपका अरेबिडोप्सिस प्लांट था ये स्पेशल प्लांट था बिकॉज इट वाज HY4 म्यूटेंट। अब HY4 म्यूटेंट जो अरेबिडोप्सिस था इसमें ब्लू लाइट स्टिमुलेटेड जो हम इनिबिशन करवाते हैं ना हाइपोकोटाइल इलोंगेशन की, हमने देखा था कि जो ब्लू लाइट है वो क्या करवाती है? वो हाइपोकोटाइल इलोंगेशन नहीं करवाने देती है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें ब्लू लाइट इसकी हाइपोकोटाइल इलोंगेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और ये एक जेनेटिक डिफेक्ट था। और इनके जितने भी प्लांट्स थे ना जिसमें HY4 म्यूटेंट था उनमें उनको देखने को मिला दैट दे ऑल वर हैविंग लॉन्ग हाइपोकोटाइल, सभी की लंबी लंबी हाइपोकोटाइल थी, लंबी लंबी स्टेम थी, ठीक है। जब उन्होंने ब्लू लाइट के साथ उसको इरेडिएट किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? इस HY4 जीन को किया आइसोलेट, ठीक है। इस HY4 जीन को आइसोलेट किया और स्टडी किया कि ये क्या जीन है और किसके जैसा स्ट्रक्चर है इसका, है ना। तो इस HY4 का जो इनका स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस था वो देखा गया विद फोटोलाइएज। आपने DNA फोटोलाइएज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब हमें DNA रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास डाइमर्स बने होते हैं तो उनको डायरेक्टली फोटोलाइएज की ट्रीटमेंट से भी हम रिपेयरिंग कर सकते होते हैं। तो इस HY4 म्यूटेंट को जब उन्होंने बाहर निकाला स्टडी करने के लिए कि ऐसी कौन चीज़ है जो डिफेक्टिव होने के बाद स्टेम की इलोंगेशन करवाई जा रही है, तो उस चीज़ का उन्होंने स्ट्रक्चर देखा कि कुछ कुछ DNA फोटोलाइएज के साथ मिल रहा था। और ये जो DNA फोटोलाइएज था ना ये ब्लू लाइट में एक्टिवेट होता था, मतलब दिस इज़ अ ब्लू लाइट एक्टिवेटिंग पार्ट, ठीक है। एक एंजाइम था जो कि ब्लू लाइट में एक्टिवेट होता था, और मैंने जैसे कि अभी बताया DNA रिपेयर में पिरिमिडिन डाइमर्स को ठीक करने का काम इसका रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब इन्होंने देखा कि ये फोटोलाइएज के साथ सिमिलर वगैरह लग रहा है तो इन्होंने इस HY4 को
लेटर में क्या बोल दिया, दिस इज क्राई 1, या फिर आप बोल सकते हो क्रिप्टोक्रोम 1. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्लू लाइट photoreceptor mediating the inhibition of stem elongation. कि ये हमारे पास एक फोटो रिसेप्टर था जो कि स्टेम इलोंगेशन को क्या करवा रहा था, इनहिबिट करवा रहा था. ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है ऑटोमेटिकली, दैट विल बी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोक्रोम. तब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोक्रोम. तो जैसे कि आई सेड दैट क्रिप्टोक्रोम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. एक इसके पास है लाइट एब्जॉर्बिंग रीजन और एक इसके पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला रीजन. प्रोस्थेटिक ग्रुप का मैंने बताया कि वो किसके साथ सिमिलैरिटी है उसकी, कौन है वो, दैट इज FAD. फैट जो है दैट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, फैट बोल लो, FMN बोल लो, विच आर कॉमन मेंबर्स ऑफ योर राइबोफ्लेविन फैमिली. ठीक है, और ये जो फ्लेविन है ये अकेला नहीं रहता, इसके साथ टेरिन भी रहता है, इसलिए हम इसको प्रॉपर फ्लेवोप्रोटीन बोल देते हैं. ठीक है, तो क्रिप्टोक्रोम के बाद क्रिप्टोक्रोम के पास एक फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड रहता है और एक टेरिन वाला पार्ट रहता है. ठीक है, और इस टेरिन का जो है प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ MTHF. MTHF क्या है, MTHF इज टेरिन 510 मिथाइल tetrahydrofolate. So chromophore for cryptochrome is flavin and tarin. ठीक है, 3 कॉमन फ्लेविन है जैसे कि राइबोफ्लेविन हो गया और उसके डेरिवेटिव्स FMN और FAD हो गया. फिर मैंने आपको बताया कि फ्लेविन अकेला नहीं प्रेजेंट रहता, वो टेरिन के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट रहता है. जो टेरिन है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है, MTHF की फॉर्म में देखने को मिलता है. अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा लगता है. दिस इज माई फोटोलाइएस होमोलॉगी डोमेन. सिंपली इन्होंने इसको यही बोल दिया था, ज़्यादा मेहनत नहीं की इन्होंने. अगर आप करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो आगे जाके. फोटोलाइएस होमोलॉगी डोमेन है, ये इसका एन टर्मिनल हो गया और इसके आगे एक दास डोमेन प्रेजेंट होता है. ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसके पीछे कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करवाने वाली कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, एन टर्मिनल के पास फोटोलाइज होमोलॉगी डोमेन है. ऐसे ही मैंने आपको बताया कि यूजुअली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डाइमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. अब हमारी एक चीज़ रह गई, कौन रह गया, हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप रह गया. ठीक है, लेट मी जस्ट कलर दिस सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट इजीली. सो दिस इज माय वन डोमेन दैट इज फोटोलाइएस होमोलॉगी डोमेन और ये मेरे पास दूसरा दैट इज दास डोमेन. ठीक है, अब उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट माय प्रोस्थेटिक ग्रुप तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा MTHF और यहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा FAD. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्रिप्टोग्राम. सो यू कैन राइट क्रिप्टोक्रोम विच इज अ डाइमर. यूजली भी डाइमर ही है, तो हमने कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाया है. ठीक है, फोटोलाइज होमोलॉगी डोमेन जिसके साथ आपके MTHF, टेरिन और FAD आगे एसोसिएटेड है. ठीक है, तो एक आपके पास एन टर्मिनल हो गया फोटोलाइज होमोलॉगी डोमेन का. ठीक है, और जो फोटोलाइज होमोलॉगी डोमेन है उसमें आपको क्या देखने को मिला, FAD देखने को मिला और MTHF देखने को मिला. अब जो ये C टर्मिनल है ना, ये जो आपका C टर्मिनल है, इसके बारे में क्या मैं बताना चाहूँगी कि C टर्मिनल इंटरैक्ट करता है, इट इंटरैक्ट विद E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज. ठीक है, ये इंटरैक्ट करता होता है E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज के साथ. ठीक है,
ये हम आगे जाके देखेंगे कि इसका क्या वो रहता है। अब अगर मैं क्रिप्टोक्रोम की बात करूं तो क्रिप्टोक्रोम को भी हम देख सकते हैं। वी हैव क्रिप्टोक्रोम 1, वी हैव क्रिप्टोक्रोम 2, वी हैव क्रिप्टोक्रोम 3। ठीक है, इसमें से जो 2 है ना, इट गेट्स डिग्रेडेड इन ब्लू लाइट। जैसे वहाँ पे डिफेक्टिव पीस A था, यहाँ पे डिफेक्टिव पीस 2 है, जो कि ब्लू लाइट में क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, और जो 1 है ये स्टेबल है ब्लू लाइट में। ठीक है, 3 भी स्टेबल है ब्लू लाइट में। ठीक है, 1 का रोल आप देखोगे मेनली सर्काडियन रिदम्स में होता है। सर्काडियन रिदम्स में यू विल फाइंड द रोल ऑफ क्राई 1 एंड क्राई 3 का आपको रोल देखने को मिलेगा इन केस ऑफ फ्लावरिंग। एंड वन मोर एक्सेप्शन आप देख सकते हो कि जो आपका क्राई 3 प्रोटीन होता है, दिस क्राई 3 का जो क्राई 3 होगा, इट लैक्स सी टर्मिनल रीजन। इसमें सी टर्मिनल रीजन मतलब कि यूबिक्यूटिन लाइगेस जैसा जो पोर्शन है वो देखने को नहीं मिलता, और ये इंटरैक्ट करता है E3 लाइगेस मतलब कि COP1 के साथ। हमने देखा था ना नेगेटिव रेगुलेटर्स में आता है, तो उसके साथ इसका ये सी टर्मिनल जो है वो इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो क्रिप्टोक्रोम जो है, मैंने बोला क्रिप्टोक्रोम 1, क्रिप्टोक्रोम 2, क्रिप्टोक्रोम 3। ठीक है, तो 3 ऐसी जीन्स क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3 इन तीनों को इनकोड करेगा। क्राई 1 और क्राई 2 यूजली सभी में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट किंगडम्स में सभी में प्रेजेंट होते हैं। 2 के बारे में मैंने आपको बताया कि डिग्रेड हो जाता होता है ये ब्लू लाइट के अंदर। ठीक है, क्राई 1 आपका स्टेबल रहता है ब्लू लाइट के अंदर। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो क्राई 3 है, क्राई 2 का भी फ्लावरिंग में थोड़ा सा रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका क्राई 1 और 2 है ना, क्राई 1 एंड क्राई 2 ये दोनों मिलते हैं आपको न्यूक्लियस के अंदर, और जो क्राई 3 है ये आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी इसका इतना स्ट्रक्चर अच्छे से नोन नहीं है। फ्लावरिंग में भी मेनली क्रिप्टोक्रोम 2 ही काम करता है, उसको वैसे ही थोड़ा सा बोल दिया गया कि फ्लावरिंग में भी उसका रोल है। ठीक है, इसका वैसे कोई इतना मेजरली कोई भी इसका रोल पता नहीं लगा है अभी तक। ये भी मैंने बता दिया कि इसका सी टर्मिनल रीजन आपका प्रेजेंस नहीं होता। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे करेगा, क्या इसमें होगा, ये देखो सेम वही स्टोरी है। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 रीजन्स में। एक पार्ट होगा मेरा डे वाला और एक पार्ट होगा मेरा नाइट वाला। तो लाइट कंडीशंस में क्या हुआ, लाइट कंडीशंस में जब लाइट आई ब्लू लाइट आई, इसको परसीव किया आपके क्राई 1 जीन ने। अब इसने क्या किया, COP1 को और SPA1 को प्रिवेंट किया कि ये न्यूक्लियस में ना जाए और ये डिग्रेड ना करें आपके HY5 को। और जब इन्होंने डिग्रेड नहीं किया तो HY5 आपका क्या रहा, ये रहा आपका एक्टिव। वही अगर मैं डार्क कंडीशंस में देती हूँ तो क्राई वाला जीन तो नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्राई 1 एक्टिव नहीं हुआ, तो यहाँ पे COP1 और SPA1 क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और अगर ये दोनों एक्टिव हो गए, ये यूबिक्यूटिन लाइगेस है और ये HY5 की क्या करवा देते हैं, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो यही हमारा इसका एक्शन होता है कि डार्क में हमारा जो COP1 है और SPA1 है ये डिग्रेड कर देते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HY5 को, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोमॉर्फोजेनेसिस, जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, पर लाइट कंडीशंस में क्या होगा, क्राई 1 डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा ब्लू लाइट से। ठीक है, एक्टिवेटेड क्राई 1 क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा COP1 और SPA1 को। किससे बनाएगा, हमने देखा था ना कि क्राई 1 का मैंने बताया था कि जो सी टर्मिनल डोमेन है वो मैंने बोला था कि COP1 के साथ बाइंड करता है, तो सी टर्मिनल डोमेन COP1 के साथ बाइंड कर देगा। अब ये
फ्री नहीं होगा। ये फ्री नहीं है तो HY5 की डिग्रेडेशन नहीं कर पाएगा और आपकी ट्रांसक्रिप्शन चलती रहेगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रिप्टोक्रोम, हमने क्या देखा, एक तो हाइपोकोटाइल इलोंगेशन में प्रिवेंट करेगा, कॉटिलेडन एक्सपेंशन करेगा, एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन करवाएगा, पिटियोल की इलोंगेशन ना हो और सर्काडियन रिथम्स को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो क्रिप्टोक्रोम के होमोलोगस स्ट्रक्चर्स है ना ह्यूमंस में या फिर किसी और में, वो सारे सर्काडियन रिथम को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए हमने बोल दिया कि इसका सर्काडियन रिथम कंट्रोल करने में भी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर म्यूटेशन हो जाए, अगर किसी में, सो एक म्यूटेशन का हम केस देख लेते हैं। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ CCT स्टैंड फॉर C टर्मिनल रीजन ऑफ क्रिप्टोक्रोम। अब देखो, अगर C टर्मिनल रीजन बहुत ज़्यादा करेगा तो वो क्या करेगा, कॉप के साथ ही अटैच रहेगा। ठीक है, और अगर वो कॉप के साथ ही अटैच रहेगा तो लाइट ग्रोन सीडलिंग्स जो हैं वो कैसे रिसेंबल करेंगे, उनसे रिसेंबल करेंगे जो कि डार्कनेस में ग्रो होता है। सो रैबिडोप्सिस प्लांट्स ओवर एक्सप्रेसिंग ओनली द C टर्मिनल रीजन ऑफ क्रिप्टोक्रोम शो फिनोटाइप्स सिमिलर टू, तो अगर किसी के C रीजन में ओवर एक्सप्रेशन होता है वो सिमिलर फिनोटाइप्स एक्सप्रेस करेंगे टू द कॉप म्यूटेंट्स। अब अगर कॉप नहीं है तो क्या होगा, अगर कॉप नहीं है तो लाइट ग्रोन सिग्नलिंग की तरह वो एक्ट करेंगे और ओवर एक्सप्रेशन से क्या होगा कि लाइट ग्रोन सिग्नलिंग की तरह रिसेंबल करेंगे पर डार्क में भी ऐसे ही दिखेंगे। सीडलिंग्स अपीयर इवन इन डार्क। तो आई गेस हमने क्रिप्टोक्रोम का सारा कुछ देख लिया है, म्यूटेशन देख लिया, मोड ऑफ एक्शन देख लिया, कितने टाइम्स हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचता है, डैट इज़ फोटोट्रॉपिन। कि फोटोट्रॉपिन हमारा क्या होता है, ये भी हमारा ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर ही होता है। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।